रात दिन गर्दिश में हूं लेकिन पड़ा रहता हूं मैं, काम क्या है मेरा यहां सोचता रहता हूं। 20 साल सोचते सोचते निकल गए और अब मुंबई के वर्ली में राज ठाकरे उद्धव ठाकरे की साझा रैली होती है। मराठी अस्मिता के नाम पर यह कहा जाता है कि 7 पीढ़ियां लग जाएं, महाराष्ट्र में अगर आप हिंदी थोपेंगे तो आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। कोई देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साध रहा था तो कोई नरेंद्र मोदी पे। यह भी पूछा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी किस स्कूल में पढ़े हैं। ऐसी बातें कहकर नफरत की राजनीति भी की जा रही थी और महाराष्ट्र के अंदर यह मैसेज भी दिया जा रहा था कि मराठी अस्मिता के सबसे बड़े रक्षक वो भाई हैं जो सत्ता के लिए कभी अलग हो गए थे। 2006 में आखिरी बार राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक मंच पर थे। तब बाल ठाकरे जिंदा थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने शिवसेना का वारिस अपना उत्तराधिकारी उद्धव ठाकरे को बनाया, राज ठाकरे ने राहें जुदा कर ली। राज ठाकरे को लगता था कि बाल ठाकरे जब भी अपना उत्तराधिकारी चुनेंगे उन्हें ही चुनेंगे, लेकिन मराठी अस्मिता के लिए ना सही, सत्ता की खातिर या शिवसेना में अपनी उपेक्षा होते देख राज ठाकरे ने राहें बदल ली। 9 मार्च 2006 को राज ठाकरे ने बड़े ही धूमधाम से एमएनएस की स्थापना की, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। 2009 में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होते। मनसे का वो पहला विधानसभा चुनाव था। मनसे यानी एमएनएस, राज ठाकरे की पार्टी। 13 सीटों पर एमएनएस को जीत मिलती है और कई सीटों पर बीजेपी और शिवसेना के कैंडिडेट का खेल खराब कर देती है एमएनएस, क्योंकि एमएनएस का वोट बैंक जो हार्डकोर मराठी वाला था वो शिवसेना का ही वोट बैंक था, उसी में सेंधमारी की थी। और चूंकि शिवसेना के साथ बीजेपी अलायंस में थी तो बीजेपी को भी इसका नुकसान उठाना पड़ा। तब से लेके आज तक महाराष्ट्र की राजनीति में एमएनएस 13 से 1 पे आई, 0 आ गई और हालत तो यहां तक हो गई कि लोकसभा चुनाव राज ठाकरे और उनकी पार्टी लड़ती ही नहीं थी। हो सकता है फंड की कमी हो। और अब जब राजनीति में प्रासंगिकता 0 हो गई तो राज ठाकरे और 2024 के विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे 95 सीटों पर लड़ते हैं, सिर्फ 20 सीटें जीतते हैं, उनको भी हाशिए पे कर दिया जाता है। अब ऐसे में राज ठाकरे उद्धव ठाकरे करते क्या? वही करते जो आज मुंबई के वर्ली में दिखा। दोनों भाई एक मंच पर आए, लंबा भाषण दिया, मराठी में भाषण दिया, कई तरह के सवाल दागे। राज ठाकरे ने यह भी कहा कि देखो, किसी को मारने पीटने की जरूरत नहीं है जो मराठी नहीं बोलता। हाँ, अगर वो ज्यादा ड्रामा करता है तो कान के नीचे रख देना और मारपीट का वीडियो मत बनाओ, मारो लेकिन वीडियो बनाने की जरूरत नहीं। लोग तालियां बजा रहे थे। उस सभागार में ऐसे कई चेहरे हैं जिन्हें प्रवक्ता के तौर पर या सोशल मीडिया की ऐसी सेलिब्रिटी हैं जो वहां बैठी थी, वो तालियां पीट रही थी कि आइए गैर मराठी भाषियों को पीटिए। जब ये बातें हो रही थी तो तालियां बज रही थी। आप उन चेहरों को वीडियो में देखिएगा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। क्रिकेट के एक भगवान है, क्रिकेट के एक भगवान है जो आए दिन आपको राज ठाकरे के साथ दिख जाते हैं। राज ठाकरे की गाड़ी में ही कभी सफर कर लेते हैं, कभी उनके साथ खाने पर चले जाते हैं। क्या क्रिकेट के उन भगवान के समर्थक उत्तर प्रदेश में ज्यादा हैं या महाराष्ट्र? लेकिन राजनीति तो करनी है राज ठाकरे को, करें कैसे? बीजेपी ने राज ठाकरे उद्धव ठाकरे, जब बीजेपी का उभार हुआ, जब एमएनएस बनी थी 2006 में, तब बीजेपी छोटा भाई थी महाराष्ट्र के अंदर। लेकिन जब अमित शाह ने बीजेपी की कमान संभाली, अध्यक्ष बने, उन्होंने तय किया कि अब किसी राज्य में छोटा भाई बनकर काम नहीं चलने वाला। महाराष्ट्र को इसकी प्रयोगशाला बनाया और चूंकि आरएसएस का जो जन्म है ना, मूल है, वो महाराष्ट्र है, तो आरएसएस की पूरी बैकिंग थी। अब इसके बाद होता क्या है? देखते ही देखते उद्धव ठाकरे को भी पता नहीं चला कि बीजेपी कब महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पॉलिटिकल फोर्स बन गई। 2024 के विधानसभा चुनाव इसका प्रमाण है। और नौबत तो यहां तक आ गई कि एकनाथ शिंदे की जो पार्टी, अब 2024 के विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूं, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, वो शरद पवार की एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, इन तीनों से ज्यादा सीट अकेले एकनाथ शिंदे की शिवसेना को मिलती। और इसलिए 2024 का मैंडेट भी यही था कि भाई शिवसेना सिर्फ पार्टी नहीं बदली है, शिवसैनिक भी शिफ्ट हुए हैं एकनाथ शिंदे की तरफ। इसमें कोई शक नहीं कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एक साथ इसलिए आए हैं क्योंकि इन दोनों की वजूद की लड़ाई है और इन दोनों ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को एक्सपोज कर दिया। आपको याद होगा अमित शाह ने कुछ दिन पहले कहा था कि एक मेरी बात नोट करके रख लो, ऐसा भी होगा कि जब आपको अंग्रेजी बोलने में शर्म आएगी। अमित शाह का आशय ये था कि जैसे भाई फ्रांस में फ्रेंच बोलने में गर्व महसूस करते हैं वहां के लोग, ऐसे ही भारत में हिंदी बोलने में लोग गर्व की अनुभूति करेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह नहीं चाहते इंग्लिश सीखे लोग आगे बढ़े और तरक्की करें। हालांकि यही राहुल गांधी मराठी बोलें कि ना बोलें, महाराष्ट्र में क्या दूसरी भाषा बोलने वालों के लिए जगह है कि नहीं है, इस पर वो मौन साध लेते हैं। दूसरी तरफ
बीजेपी की अपनी सरकार है महाराष्ट्र में, देवाभाऊ मुख्यमंत्री हैं। देवेंद्र फडणवीस को ना तो राजनीति में सपोर्ट के लिए उद्धव ठाकरे की जरूरत है, न राज ठाकरे की, लेकिन इसके बावजूद वो एक डिफेंसिव मुद्रा में ही नजर आते हैं। देवेंद्र फडणवीस ये तो कहते हैं कि भाषा के आधार पर अगर हिंसा हुई तो कानूनी एक्शन लिया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद हिंसा हो रही है। मराठी न बोलने वालों के खिलाफ मारपीट की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस बीच देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के नए करिकुलम को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र में 3 भाषा की पॉलिसी लागू कर दी। बीते महीने 1ली से 5वीं कक्षा तक मराठी और अंग्रेजी के साथ हिंदी भाषा लागू करने के 2 सरकारी आदेश भी जारी कर दिए थे, लेकिन अंदर ही अंदर पता चल गया कि इसका कितना तेज विरोध होगा। इसके बाद सरकार ने इन आदेशों को वापस ले लिया। सरकार बैकफुट पर आई, इसीलिए जश्न मनाने के लिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक मंच पर आए। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने पूछा कि भाई महाराष्ट्र में तो आप ये कह देते हैं कि मराठी, इंग्लिश, इनके अलावा तीसरी भाषा हिंदी होगी। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने पूछा कि जब बिहार, यूपी और राजस्थान की बात आएगी तो हिंदी, इंग्लिश, तीसरी भाषा कौन सी रखी जाएगी? अब सवाल तो वाजिब है, लेकिन मैं फिर कहता हूँ भाषा के आधार पर मारपीट कम से कम इस देश में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और जिस वक्त उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे मंच पर मराठी अस्मिता का गुणगान गा रहे थे और दूसरी तरफ मराठी ना बोलने वालों को एक तरह की धमकी दे रहे थे, उस वक्त अर्जेंटीना में नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोग तिरंगे के साथ स्वागत कर रहे थे। जो भारतीय समुदाय के लोग अर्जेंटीना में, ब्यूनस आयर्स में स्वागत कर रहे थे मोदी का, वो किस स्टेट से थे, उनकी भाषा क्या थी, ये कोई नहीं जानता। उनकी पहचान तिरंगा है। और अगर आपको मराठी अस्मिता की ही लड़ाई लड़नी है तो राष्ट्रीय मुद्दों पर भी आपको राय रखने का कोई हक नहीं होना चाहिए, अगर आपकी राजनीति में सिर्फ मराठी ही एकमात्र एजेंडा है। तो इसलिए महाराष्ट्र के लोगों को आंखें खोलकर ये देखना चाहिए और नफरत फैलाने वाली राजनीति से बचना चाहिए। अब वो नफरत किस ओर से आ रही है इसका भी मूल्यांकन करना चाहिए, और नफरत के खिलाफ वहाँ की सरकार का स्टैंड क्या है, वहाँ की सरकार कितनी ताकत से एक्शन ले रही है, ये भी देखना चाहिए। टॉप सीक्रेट की रिपोर्ट पसंद आई उसको शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।